जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं संतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 26 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज का जो सेट नंबर है वो है सेट नंबर 14। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो ये है आपका क्या, अवतल दर्पण। यहाँ पर ये आपका फोकस और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र, या इसको 2F कह सकते हैं। इसको वक्रता केंद्र या तो 2F कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब, सबसे छोटा प्रतिबिंब आपका F पर बनेगा। सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है कि जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इसके द्वारा गर्भावस्था को रोकने के सही तरीके का चयन कीजिए। तो ये है आपका क्या है, अंडाणु मुक्त होते हैं लेकिन निषेचन नहीं होता है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, गर्भाशय का स्तर टूट जाता है, अंडाणु नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा कि अंडाणु मुक्त ही नहीं होते हैं और निषेचन, जब अंडाणु मुक्त नहीं होगा तो निषेचन कहाँ से होगा। और मुख्य गोली का उपयोग, यानी कि ये कह सकते हैं ये मुख्य गोलियां जो है, इसका मुख्य गोलियां का उपयोग अस्थायी विधि है, यह स्थायी विधि नहीं है। और जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें कौन सा कथन सत्य है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है। और तीसरा कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करता है, और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया है वह ऑप्शन नंबर सी CuSO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करने के बाद BaSO4 प्लस CuCl2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनियों की भित्तियों पर प्रकुंचित रक्त दाब आरोपित किया जाता है। वो हम लोग करते हैं नीले के संकुचन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कार्य फलन एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी आवश्यकता में निम्न में से किस में होती है। जिसकी आवश्यकता निम्न में से किस में होती है, तो वो होती है आपका धातुओं के ऊपर परत के ठीक बाहर इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु तथा 20 केजी द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है। इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल G का मान 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। देखिए F बराबर क्या आता है, G(m1) इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। जी का मान दिया इसमें दिया 6.7, लेकिन मान होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और m1 का मान कितना दिया है 10 और m2 का मान 20 बाय आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, बीच की दूरी, आर क्या होता है, यहाँ दूरी होता है, जो कि 5 गुना 5 से कटाएंगे इसको 2 बार में, और 5 से इसको कटाएंगे 4 बार में,
ये 4 दूनी 8, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मान कितना आएगा 553.36 10⁻⁻11 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रेरण कुंडली उच्च विभव पर निम्न में से किस प्रकार की धारा उत्पन्न करती है? उच्च धारा, निम्न धारा, अनंत धारा या इनमें से कोई नहीं? वो करती है निम्न धारा। प्रेरण कुंडली उच्च विभव पर निम्न धारा उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं रीजनिंग का है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, वहां से आप सेट लगा सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि मार्च 2024 में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है देवेंद्र झांझरिया को। ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र झांझरिया को किया गया नियुक्त भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष। और देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक खेल में पैरा खिलाड़ी है और भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? मुरलीकांत पटेकर है। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 खिताब की विजेता क्रिस्टिना पिस्कोवा किस देश की है? तो वह है चेक गणराज्य की। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ की है? चेक गणराज्य की। और मिस वर्ल्ड 2024 में सीनी सेट्टी कौन है? तो सीनी सेट्टी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, ये सब मैथ रीजनिंग का है, पीडीएफ दिया गया टेलीग्राम चैनल पर। अगला प्रश्न क्या है कि क्षैतिज मार्ग पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क के बाहर की ओर जाएगी किसके कारण? गुरुत्वीय बल द्वारा, अभिकेंद्रीय बल के पर्याप्त न होने के कारण, सड़क व टायर के बीच घूर्णन घर्षण के कारण, यह उपयुक्त में से कारण नहीं है। वो होगा अभिकेंद्रीय बल के पर्याप्त न होने के कारण। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल होता है, ये आभासी बल नहीं होता, ना कि काल्पनिक, ये वास्तविक बल होता है। एक होता है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। और अपकेंद्रीय बल आभासी बल है। इस प्रकार जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि सापेक्ष अपवर्तनांक का मान निम्न में से क्या होते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है 1 से कम या अधिक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब कुछ पदार्थ के अपवर्तनांक देख लेते हैं। जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। जल का अपवर्तनांक 1.33। अगला प्रश्न क्या है कि बर्फ का आपेक्षिक घनत्व 0.9 है, तो जल में डालने पर उसका कितना भार जल के ऊपर रहकर तैरेगा? अब देखिए दिया कि बर्फ का आपेक्षिक घनत्व 0.9 और जल में डालने पर उसका जो कितना भाग जल के ऊपर रह करके तैरेगा, वो तैरेगा 0.1। देख लेते हैं कि कैसे। बर्फ का जल के अंदर का जो भाग होगा, अंदर का भाग कहाँ का? बर्फ का जल के अंदर का जो भाग होगा वो होगा बर्फ का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो बर्फ का घनत्व कितना है? 0.9 और जल का घनत्व कितना है? 1। पॉइंट बढ़ाएंगे तो नीचे आएगा 10, यहाँ से आएगा आपका 9/10। आप देखेंगे कि जल के अंदर भाग क्या होगा? जल के अंदर भाग जो क्या होगा? जल के अंदर भाग कहाँ? जल के अंदर भाग। तो 1 माइनस घटा देंगे 9/10 जो कि मान आ जाएगा 1/10। हल करने के बाद 0.1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सिल्वर हैलाइड फोटोग्राफी में क्यों प्रयुक्त होते हैं? सिल्वर हैलाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होते हैं, ये प्रकाश के सुग्राही होते हैं, हाइपो में घुलनशील है, NH4OH में घुलनशील है, ये अम्लों में घुलनशील है। ये होगा ये प्रकाश सुग्राही होते हैं। सिल्वर हैलाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये प्रकाश सुग्राही होते हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि धातु टाका धातु किसकी मिश्र धातु है? जो टाका धातु धातु है वह है आपका लेड और टीन, यानी टीन और सीसा का। लेड मतलब क्या? सीसा, जो कि होगा पूछ रहा कि कितना परसेंट होगा, तो लेड 30% और सीसा सॉरी लेड 30% और टीन 70%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि ओरल ऑर्लोन ऑर्लोन बहुलक निम्न में एकलक है, किसका एकलक है? वह है एक्रो इलोन, एक्रो इलो नाइट्राइल, इक्रो एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए सूत्रों में से कौन सा एक एल्काइन का समान सूत्र है? देखिए तीन होता है, एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये पूछ रहा है एल्काइन, एल्काइन का होगा CnH2n-2। पूछता एल्केन का तो वो होता है CnH2n+2, जो कि बी और सी में दोनों दिया। ये होगा आपका एल्केन का, किसका होगा? एल्केन का। एक होता है एल्केन, क्या? एल्कीन होता है, क्या होता है? एल्कीन, 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 एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का आता है CnH2n-2। अगला प्रश्न क्या है कि HCO3 का जुड़वा क्षारक है, HCO3 का जुड़वा क्षारक क्या है? वह है ऑप्शन नंबर डी CO3, CO3 बॉन्ड। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, ये सब आपका क्या है? रीजनिंग का प्रश्न है। PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिए गए हैं, वहां से जाकर के आप सेट लगा सकते हैं। पूछा गया कि भारतीय भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है? तो वो है आपका कोलकाता में, कि लखनऊ में, कि दिल्ली में, कि देहरादून में? वो होगा देहरादून में। अब कुछ संस्थान देख लेते हैं कहाँ स्थित है। जैसे केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान वह राजमुंदरी में, फल शोध संस्थान वह सबौर भागलपुर में, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में है, केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न क्या है कि पहली बुलेट ट्रेन भारत के कौन से शहरों के बीच चलाए जाने की उम्मीद है? तो वह है आपका मुंबई से अहमदाबाद के बीच, ऑप्शन नंबर सी। रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये मैथ का है, PDF दे दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा सही है? धातुओं के संबंध में तो वह धातुओं के बाहरी कक्ष में एक या इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब वह तत्व जिसकी अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग धातु कहते हैं, और जिसके कक्षा में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधातु। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या? निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का भी निर्माण होता है, हार्मोन का भी निर्माण होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। और विटामिन ए क्या है? ये वसा में घुलनशील है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील जो कि बी और सी है, वसा में घुलनशील ए, डी, के, ई, ये सब वसा में घुलनशील है। एक विटामिन होता है एच जो जल में भी घुलनशील है और वसा में भी घुलनशील है। और विटामिन ए का स्रोत क्या है? आपका क्या हो गया? मछली के यकृत का तेल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी। अगला प्रश्न क्या है कि गोल्डन धान किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का, वसा का, विटामिन ए का या विटामिन बी का? वह है विटामिन ए का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लैक्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? लैक्टोज के जल अपघटन से जो प्राप्त होता है वो होता है आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका ये है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है?
मुख्य कारण इसका क्या है, वह है कि अधोमुखी युग्म विखंडन। ऑप्शन नंबर बी। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वह अधोमुखी युग्म विखंडन। अब कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। लिस्मेनिया डोनोवानी के कारण होता है। अब कालाजार का परजीवी है बालू मक्खी द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न क्या है कि क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। टीबी के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, वो करते हैं मोन्टेक्स टेस्ट। क्या करते हैं, मोन्टेक्स टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब पूछेगा कि विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट। पूछ सकता है कि एलिसा टेस्ट, ये करते हैं एड्स के लिए, जिसका एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न क्या है कि बाह्य केंद्रक की जीन कहाँ पाए जाते हैं। बाह्य केंद्रक के जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और राइबोसोम में। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। बाह्य केंद्र की जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अब कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इसका जो सत्य कथन है वह है ऑप्शन नंबर डी, जो बोल रहा है कि केवल दो सत्य है कि बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और इसमें किसमें दिया है बी, वो दिया है डी में। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका क्या है, रीजनिंग का प्रश्न है। अगला देखते हैं प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है। अब WHO का फुल क्या कहते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को। और तभी से हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और WHO का फुल फॉर्म क्या आता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है, एक होगा कि 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 14 अप्रैल को मनाते हैं अंबेडकर जयंती दिवस। और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। वित्त आयोग गठन, वह आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। और राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के द्वारा किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका किसका है, मैथ का प्रश्न है। PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाके हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपका क्या है, न्यूमेरिकल का प्रश्न है। बोला कि 2.5 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए एफ का मान दे दिया है कितना, 2.5। उत्तल दर्पण यू का मान कितना दिया है, -10। भी का मान बताना है। उत्तल दर्पण है तो क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u मान रख देंगे। 1/f का मान कितना 1/2.5 बराबर 1/v प्लस 1/ इसका मान कितना -u का मान है 10। इसको जब हल करेंगे तो क्या मान आएगा, तो 1/f का 2.5 और उधर जो u माइनस में था इधर आने के बाद क्या होगा प्लस में 1/10 तो हो जाएगा 1/v। अब यहाँ से पॉइंट बढ़ाएंगे ऊपर जाएगा 10, एलसीएम ले लेंगे 50। इसको कटाएंगे कितना बार में जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20 और यहाँ से हो जाएगा 5।
1/v करेंगे तो ये आएगा 25/50 बराबर 1/v। कटा देंगे 2 तो v का मान कितना आया 2 मीटर। ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो मिलेगा दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण है, ये क्या है उत्तल दर्पण। इसका ये मान लिया मुख्य अक्ष ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर से जाएगा टकरा करके लौटेगा इधर, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा इस साइड बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा इस साइड दर्पण के पीछे। अगला प्रश्न क्या है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गेंद को प्लस 5.0 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो गेंद का प्रतिबिंब गेंद के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। गेंद के प्रतिबिंब का व्यास निकालते हैं कितना होगा। देखिए गेंद का व्यास दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f। यहाँ से जो f का मान निकलेगा वो निकल जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर हम निकालेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा 1/p, और जो कि ये क्या होगा, ये अगर f यहाँ मीटर में होना चाहिए था लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए 100/f होता है। f यहाँ से निकालेंगे तो 100/p हो जाएगा। p का मान दिया है 5, यहाँ से जब हल करेंगे तो आएगा 20। देखिए आगे हल करते हैं आगे क्या होगा। और वस्तु दूरी दे दिया है, वस्तु दूरी यानी u बराबर क्या होगा -40 सेंटीमीटर। अब लगा देंगे दर्पण फार्मूला, गेंद का प्रतिबिंब का व्यास निकल जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे v का मान निकलेगा तब ना, पहले निकालेंगे 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u, ये लेंस है इसीलिए 1/f का मान कितना 1/20 बराबर 1/v, और ये माइनस है और u का मान क्या है -40। यहाँ से जब हल करेंगे तो v का मान आएगा आपका 40 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। और आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर v/u, क्या था v/u, इसी को हम लोग करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब v का मान दिया हुआ यहाँ से मान 40, u का मान दिया है 40 बराबर पर हमको निकालना क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो निकालना ही है hi, और वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ 10। यहाँ से हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से जो निकालेंगे गेंद का व्यास निकल जाएगा यानी उसकी ऊंचाई निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है कि एक 4 सेंटीमीटर ऊंची सुई को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, सुई की प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, सुई की प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। अब यहाँ से इसको हल करते हैं कितना मान आएगा। देखिए सुई की ऊंचाई दिया 4 सेंटीमीटर, सुई की ऊंचाई दिया 4 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दे दिया 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी अवतल लेंस इसलिए क्या होगा नेगेटिव होगा, और वस्तु दूरी तो हमेशा नेगेटिव होता ही है। अब लगाएंगे दर्पण फार्मूला लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान कितना दिया हुआ है 1/-30 बराबर 1/v, ये माइनस होगा, और u का मान कितना दिया है -45। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से जो v का मान निकलेगा वो निकलेगा -18 सेंटीमीटर। अब आवर्धन बराबर क्या जानते हैं v/u, और ये क्या था v मतलब क्या इमेज ऑफ हाइट, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई आपको दिया 4 सेंटीमीटर, v का मान कितना निकला v का मान निकला 18 और u का मान है 45 बराबर h1 आपको निकालना है, और ho दे दिया है 4 जो कि हम लोग करते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। अब कटाएंगे 9 दूनी 18 9 पच्चे 45। अब यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा 8/5, कितना आ जाएगा 8/5, जब भाग देंगे तो आएगा 1.6 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, एक लंबी धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कितनी होती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रति अम्लों यानी एंटासिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, नहीं गलत है, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब ऑप्शन सही है।
कि प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही है। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, बिल्कुल एंटासिड है। MgOH एक प्रति अम्ल, ये भी सही है। अगला प्रश्न क्या है कि कार्बन यौगिकों की किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ क्रमबद्धता नहीं दर्शाता है? गलनांक तो दर्शाता है, क्वथनांक दर्शाता है, किसी विशेष विलायक में विलेयता भी दर्शाता है, लेकिन दहन नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम जिसकी परमाणु संख्या 52 है, निम्न में से परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। निम्न में परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ, वो कौन कौन से तत्व के परमाणु क्रमांक से घिरा हुआ है? वो होगा आपका 34 परमाणु संख्या, 51 परमाणु संख्या और 53 और 84 परमाणु संख्या से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि दी गई अभिक्रिया पर विचार कीजिए। Ki प्लस PbNO3 होल 2 रिएक्शन करने के बाद KNO3 प्लस PbL2, ये कैसी अभिक्रिया है? यह द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन तो होगा नहीं और अपघटन होगा नहीं और विस्थापन भी नहीं होगा, ये होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका क्या है, रीजनिंग का प्रश्न है, PDF दे दिए टेलीग्राम चैनल पर, जाके हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? असम राज्य से नहीं है, वो है आपका किसका? वो है आपका काठी का। काठी का असम राज्य से नहीं है। ये किस राज्य से है? तो ये है मध्य प्रदेश से, MP से। बाकी बात बिहू, चोंगली और नट पूजा ये सब असम राज्य से संबंधित है। अब कुछ देख लेते हैं, जैसे कि पंडवानी, नवारानी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है, कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है, तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, चपादी गढ़वाली उत्तराखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं, ये क्वेश्चन छूट गया था कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं मैथ का, PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किसी पदार्थ को रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयित कहा जाता है यदि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों खो देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त करता है, हाइड्रोजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन खो देता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है या हाइड्रोजन खो देता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि हाइड्रोजन प्राप्त करता है और ऑक्सीजन खो देता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? वो कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम लोग कहते हैं संगमरमर। अगला प्रश्न क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वो होती है एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि रेखित और आरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? रेखित और आरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? वह कि आरेखित पेशी ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशी का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और STD दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? वह है कंडोम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गर्भ निरोधक गोलियां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है कि सभी बच्चों में Y गुणसूत्र उसकी मां से वंशागत होते हैं? नहीं, उसके पिता से वंशागत होते हैं। यही ऑप्शन क्या है गलत है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, कुछ प्राणियां जैसे कि
घोंघे में अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं, ये भी सही है। लिंग विभिन्न जातियों में विभिन्न कारकों का निर्धारण कर होता है, बिल्कुल ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो हम लोग करते हैं आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैसों के संचलन की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्म गेलिसेप्टिकामा की। सबसे लंबी गुणसूत्र तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सॉरी, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी। और आर्यभट्ट के द्वारा अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति आदि विषयों में महत्वपूर्ण नियम दिया गया है। आर्यभट्टियम पुस्तक को सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सबसे पहले देखते हैं पहला जनसंख्या वाला कौन सा है, तो वह है आपका मुंबई। दूसरे में आपका आता है दिल्ली। और विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला नगर है टोक्यो। विश्व में पूछेगा तो टोक्यो है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का वीडियो लाते रहें। और इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, वहां से जुड़ के आप सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।